आप सभी बच्चों का स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने राजनीति विज्ञान और इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में चर्चा की थी। आज हम अर्थशास्त्र और भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था, इतिहास 20 अंक और राजनीति विज्ञान 20 अंक। उसके अलावा जो भूगोल वाला पार्ट है वो 18 अंक का है और 18 अंक का ही अर्थशास्त्र है। तो सबसे पहले हम ज्योग्राफी में बात करते हैं, भूगोल में बात करते हैं। तो भूगोल का जो पहला लेसन है जल संसाधन, इस पार्ट में से एक प्रश्न लघुरात्मक प्रकार का आएगा 2 अंक का। तो जल संसाधन में हम सबसे पहले बात करेंगे जल प्रबंधन की। वर्षा का जो जल होता है वो धरातल से बिना उपयोग किए हुए नदियों के द्वारा समुद्र में चला जाता है। इस जल का उपयोग करना या इसका प्रबंध करना ही जल प्रबंधन कहलाता है। जल प्रबंधन करने के लिए सरकार ने बहुउद्देशीय परियोजनाएं शुरू की हैं, जिनमें भाखड़ा नांगल परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना आदि प्रमुख परियोजनाएं हैं। इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बहुउद्देशीय परियोजनाओं में वो बात करेंगे सबसे पहले भाखड़ा नांगल बांध परियोजना की। भाखड़ा नांगल जो परियोजना है, इस परियोजना का निर्माण कार्य 1948 में शुरू हुआ था और 1963 तक ये कार्य पूर्ण हो गया। भाखड़ा नांगल जो परियोजना है ये सतलज नदी पर बनाई गई है और ये पंजाब, राजस्थान और हरियाणा तीनों राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है। उसके बाद हम बात करते हैं दामोदर घाटी परियोजना की। ये परियोजना पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है। इसे दामोदर नदी पर बनाया गया है, जिसे पश्चिमी बंगाल का शोक भी कहा जाता है। उसके बाद तीसरी जो परियोजना है वो हीराकुंड बांध परियोजना है। ये विश्व का सबसे बड़ा बांध है, हीराकुंड बांध परियोजना, और इसे छत्तीसगढ़ में बनाया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। तो राजस्थान की सबसे पहली जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो है माही बजाज सागर परियोजना। ये गुजरात और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है, जिसे माही नदी पर बनाया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी परियोजना की, बीसलपुर परियोजना। बीसलपुर परियोजना को टोंक जिले में जो बनास नदी बहती है, उस बनास नदी पर बीसलपुर बांध बनाया गया है। इस बांध से जयपुर, अजमेर और टोंक तीनों जिले को पेयजल के लिए पानी मिलता है। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ नहर परियोजनाएं भी चलाई जा रही हैं राजस्थान सरकार के द्वारा, जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना भाखड़ा नांगल बांध से निकाली गई है, हरी के बैराज से। इस परियोजना से राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो पाकिस्तान से लगते हुए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हुए जो जिले हैं, वो लाभान्वित हो रहे हैं और राजस्थान के कुल 9 जिले इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना मानव निर्मित सबसे बड़ी नहर है एशिया की। एशिया की जो सबसे बड़ी नहर है वो इंदिरा गांधी नहर है। उसके बाद हम बात करते हैं कि राजस्थान में जो परंपरागत तरीके चल रहे हैं जल प्रबंधन के या जल संरक्षण के, वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टांका। टांका एक छोटे कुएं के आकार का होता है या छोटा तालाब, जोहड़ भी बोल सकते हैं उसको। उसमें वर्षा के जल को, जो छत पे जो वर्षा का जल इकट्ठा होता है या फिर भूमि पर जो वर्षा का जल इकट्ठा होता है, उसे पाइपों के द्वारा उस टांके में लाया जाता है और टांके में उसे जल को संग्रहित कर लिया जाता है। ये जो टांका है ये पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादा प्रचलित है। दूसरी हम बात करते हैं तालाब की। तालाब भी राजस्थान में कई जगह बनाए जाते हैं। तालाब छोटे आकार के होते हैं, बांध जो बड़ा होता है, और तालाब छोटे आकार के होते हैं। इनमें वर्षा का जल एकत्रित किया जाता है। ये ढाल वाले भाग पर बनाए जाते हैं, जहाँ से भूमि से होते हुआ पानी सीधे तालाब के अंदर एकत्रित होता है और बाद में इस पानी को पेयजल के लिए या फिर पशुओं के लिए काम में लिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं झील की।
झील को पुराने समय में राजाओं के द्वारा, साहूकारों के द्वारा बनवाया गया था। इस झील का प्रयोग पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए, मत्स्य पालन के लिए आदि कामों में उपयोग में लिया जाता है। राजस्थान की प्रमुख झीलें कुछ निम्न हैं, जैसे आना सागर झील अजमेर में है, पिछोला झील उदयपुर में है, फतेह सागर झील उदयपुर में है, सिलेसीड झील अलवर में है। उसके बाद हम बात करते हैं जोहड़। जोहड़ तालाब का एक छोटा रूप होता है जो वर्षा का जल एकत्रित होता है, वो ढाल के द्वारा इन जोहड़ों में इकट्ठा कर लिया जाता है। टाँके को ऊपर से ढका जाता है, लेकिन जो जोहड़ होता है उसको ऊपर से ढका नहीं जाता, यानी बिल्कुल कवर नहीं किया जाता। और जोहड़ के जो वर्षा जल है, जो पानी इकट्ठा होता है जोहड़ में, उसे बाद में पेयजल के लिए या पशुओं के लिए काम में लिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम एक जो परंपरागत और जल स्रोत है, वो है खडिन। इसे जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा बनवाया गया था। और इन खडीनों में जो खडीन हैं, ये बनवाए जाते हैं पहाड़ी भागों में, जो ढाल वाले क्षेत्र होते हैं, और इनमें वर्षा का जल एकत्रित किया जाता है और फिर बाद में उसे पेयजल या कृषि क्षेत्र के लिए काम में लिया जाता है। उसके अलावा एक परंपरागत जल स्रोत और है जिसे बावड़ी कहा जाता है। बावड़ी में सीढ़ियाँ होती हैं और आंगननुमा एक क्षेत्र होता है इसमें, और जिसमें पानी इकट्ठा किया जाता है। इसमें पानी लेने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं नीचे जाने के लिए। इसके बाद पार्ट नंबर 9 है आपके कृषि। इस पार्ट में से भी एक क्वेश्चन 2 नंबर का आने वाला है, जो कि लघुरात्मक प्रकार का होगा। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं तो फसलों की बात करते हैं। फसलों को 3 भागों में बांटा जाता है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। उसके बाद हम बात करते हैं जो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। तो सबसे पहली जो फसल है वो है गेहूँ। गेहूँ के लिए जो तापमान चाहिए वो चाहिए 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक, और वर्षा इसके लिए होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर। उसके अलावा हम बात करते हैं तो मिट्टी इसके लिए चिकनी और दोमट मिट्टी चाहिए। भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। भारत में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादक वाले राज्य हैं। उसके बाद दूसरी जो खाद्यान्न फसल है वो है मक्का। मक्के की फसल में स्टार्च और ग्लूकोज की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ये जो फसल है ये 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाई गई थी। इसके लिए जो तापमान चाहिए वो चाहिए 12 डिग्री सेल्सियस से करीब 35 डिग्री सेल्सियस तक। ये खरीफ की फसल होती है। इसके लिए भी चिकनी और दोमट मिट्टी चाहिए होती है। और भारत का मक्का उत्पादन में दुनिया में 10वां स्थान है। उसके बाद मुद्रादायनी फसलों की हम बात करते हैं। मुद्रादायनी फसलें या व्यापारिक फसलें वो होती हैं जिन्हें किसान पैसे या व्यापार के उद्देश्य से उगाता है। इनमें से जो सबसे पहली फसल है वो है गन्ना। गन्ना एक भारतीय मूल का एक पौधा है। गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। दुनिया का 50% गन्ना भारत उत्पादित करता है। गन्ने के लिए जो तापमान चाहिए होता है वो होता है 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, और इसके लिए जो वर्षा चाहिए वो चाहिए 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर। उसके बाद मिट्टी की हम बात करें तो मिट्टी इसके लिए चिकनी, दोमट और हल्की मृदा चाहिए होती है। भारत में जो सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादित होता है वो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादित होता है। उसके बाद दूसरी जो फसल है मुद्रादायनी फसल वो है कपास। भारत में 3 प्रकार की कपासें होती हैं, एक लंबे रेशे वाली, लंबे और महीन रेशे वाली, एक मध्यम रेशे वाली और एक कम रेशे वाली। जो नंबर 1 है जो लंबे रेशे वाली होती है, लंबे और महीन रेशे वाली होती है, वो भारत में उसका उत्पादन 50% होता है। बाकी 40% मध्यम रेशे वाली फसल होती है और 10% कम रेशे वाली फसल होती है। भारत में महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, इन राज्यों में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन किया जाता है। इसके लिए जो तापमान चाहिए होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस, और वर्षा 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। इसके लिए जो मिट्टी चाहिए वो कछारी और काली मिट्टी चाहिए होती है। पार्ट नंबर 10
खनिज संसाधन। इस पाठ में से भी एक प्रश्न लघुरात्मक प्रकार का आएगा जो कि 2 अंक का होगा। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं खनिज की। खनिज वे पदार्थ होते हैं जो भूमि से निकाले जाते हैं और ये रासायनिक और भौतिक गुणों से युक्त होते हैं जो कि बाद में मानव के उपयोग में लिए जाते हैं। खनिज 2 प्रकार के होते हैं, एक धात्विक खनिज और एक अधात्विक खनिज। धात्विक में भी 2 प्रकार, धात्विक खनिज वो होते हैं जिनमें धातु का अंश पाया जाता है, अधात्विक खनिज वो होते हैं जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है। तो धात्विक खनिज भी 2 प्रकार के, एक लौह खनिज और एक अलोह खनिज। लौह खनिज वो होते हैं जिसमें धातु का अंश होता है, जैसे क्रोमाइट है, टंगस्टन है, पाइराइट है। उसके अलावा अलोह खनिज वो होते हैं जिनमें धातु का अंश, वो लौह धातु का अंश, वो अलोह खनिज वो होते हैं जिनमें लौह धातु का अंश नहीं पाया जाता है, जैसे सोना है, चांदी है, जस्ता है आदि। उसके बाद दूसरे जो खनिज होते हैं वो अधात्विक खनिज जिनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है। इनमें ऊर्जा खनिज भी शामिल होते हैं। ऊर्जा खनिज भी 2 प्रकार के होते हैं, एक ईंधन खनिज और एक आणविक खनिज। ईंधन खनिज वो होते हैं जिनको ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है, जैसे कोयला और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। उसके अलावा आणविक खनिज वो होते हैं जिन्हें नाभ के रिएक्टरों में ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है, जैसे यूरेनियम है, बेरिलियम है, थोरियम है आदि। भारत के सबसे प्रमुख खनिजों में जो सबसे पहला खनिज है वो है लौह अयस्क खनिज। लौह खनिज दुनिया में रूस के बाद, लौह उत्पादन में भारत दुनिया में रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत में जो लौह खनिज मिलते हैं उसके 4 अयस्क मिलते हैं भारत में, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोराइट आदि। तो जो भारत में जो सबसे ज़्यादा लौह अयस्क मिलता है वो मिलता है हेमेटाइट, जो कि लगभग 85% पाया जाता है। भारत में इनकी बात करें लौह अयस्क की, तो ये आग्नेय जो चट्टानें होती हैं उनमें मिलता है, और तांबा जो मिलता है वो कायांतरित चट्टानों में मिलता है। तो लौह अयस्क भारत में जो सबसे ज़्यादा मिलता है वो कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड आदि राज्यों में मिलता है। दूसरा जो खनिज है वो है तांबा खनिज। तांबा खनिज जो मिलता है वो कायांतरित चट्टानों में मिलता है, जैसा कि मैंने लौह अयस्क के बारे में बताया। लौह अयस्क आग्नेय चट्टानों में और तांबा कायांतरित चट्टानों में मिलता है। तांबे की हम बात करें तो तांबे का प्रयोग विद्युत तारों में होता है, बेतारों में होता है, शीतलक के रूप में होता है, बर्तन बनाने के लिए काम में लिया जाता है। भारत में जो तांबा मिलता है वो मिलता है मध्य प्रदेश के बालाघाट और बैतूल जिले में, झारखंड के सिंहभूमि और पलामू जिले में, राजस्थान के झुंझुनू और अलवर जिले में, आंध्र प्रदेश के गुंटूर और कुर्नूल जिले में, और कर्नाटक के चिकमंगलूर और चित्रदुर्ग जिले में मिलता है। भारत में जो तांबा शोधन का जो एकमात्र अधिकार है वो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के पास है, और वही तांबा शोधन का कार्य करती है। उसके बाद हम बात करते हैं ऊर्जा खनिजों की। ऊर्जा खनिजों में जो सबसे पहला खनिज है वो है पेट्रोलियम पदार्थ। भारत के कुल 17.2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये पेट्रोलियम पदार्थ स्पंज की भांति पाया जाने वाला खनिज पदार्थ है। पेट्रोलियम जो पदार्थ होते हैं वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की धुरी होते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ में जो सबसे ऊपर जो पदार्थ मिलता है वो मिलता है प्राकृतिक गैस, जिसका उपयोग उर्वरकों में, विद्युत उत्पादन में और ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। भारत में जो 90% पेट्रोलियम पदार्थों को उत्पादन किया जाता है वो 4 राज्यों के द्वारा किया जाता है, राजस्थान, आसाम, महाराष्ट्र और गुजरात। उसके बाद हम बात करते हैं जो पेट्रोलियम पदार्थ का जो उपयोग होता है वो सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन में काम में लिया जाता है। उसके बाद उर्वरक जो कारखाने होते हैं उनमें काम में लिया जाता है, और जो बाकी जो बची हुई पेट्रोलियम गैस होती है उसका उपयोग ईंधन के रूप में लिया जाता है। राजस्थान के 4 जिले जो कि पाकिस्तान से सटे हुए हैं, सीमावर्ती जिले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, इन जिलों में भी पेट्रोलियम पदार्थों का उत्खनन हो रहा है। और इन पेट्रोलियम पदार्थों को भारत में जो 22 रिफाइनरी बनाई गई हैं वहाँ पर पाइपलाइन परिवहन के द्वारा भेजा जाता है, जैसे मथुरा में है, हल्दिया में है, बरौनी में है आदि। खनिजों में राजस्थान की हम बात करते हैं। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 79 प्रकार के खनिज मिलते हैं। राजस्थान में कुछ नगर या कस्बे केवल खनिजों की वजह से प्रसिद्ध हैं, जैसे खेतड़ी जो कस्बा है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है, और मकराना जो कस्बा है वो संगमरमर
के लिए प्रसिद्ध है। अगला जो लेसन है 11वां लेसन, वो है विनिर्माण उद्योग। इस पाठ में से भी एक प्रश्न 2 अंक का होगा जो कि लघुरात्मक प्रकार का होगा। तो इस पाठ में हम जो सबसे पहले चर्चा करेंगे वो करेंगे सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। तो सूती वस्त्र उद्योग है, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला उद्योग है। चीन के बाद सूती वस्त्र उद्योग में भारत का दूसरा स्थान है। भारत में जो सबसे पहला सूती वस्त्र उद्योग का जो कारखाना खोला गया था वो 1818 में खोला गया। उसके बाद जो पहली सूती वस्त्र मिल है वो केजी डाबर के द्वारा 1854 में खोली गई। इसके बाद हम बात करते हैं जो इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं जहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग के जो कारखाने हैं उन राज्यों की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो राज्य आता है वो आता है गुजरात। गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र उद्योग मिलते हैं। अगला जो उद्योग है वो है लौह इस्पात उद्योग। तो लौह इस्पात उद्योग को अन्य उद्योगों की जननी भी कहा जाता है। भारत में लौह इस्पात उद्योग की बात करें तो सबसे पहले जो प्रयास किया गया था वो 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया। उन्होंने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी खोली जिसको टिस्को भी कहा जाता है 1907 में, जिसकी स्थापना जमशेदपुर में की गई। उसके बाद 1919 में बरनपुर में भी एक और संस्था की स्थापना की गई, एक कंपनी की स्थापना की गई जिसको इसको के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम बात करें आज़ादी के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कई कारखाने स्थापित किए गए हैं। जैसे दुर्गापुर जो कि पश्चिमी बंगाल में स्थित है, वहाँ ब्रिटिश सरकार के सहयोग से, राउरकेला जो कि उड़ीसा में स्थित है वहाँ पर जर्मनी के सहयोग से, और रूस की सहायता से भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है वहाँ पर कारखाने खोले गए। सन 2015 में भारत कच्चे लोहे का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया। जो लौह इस्पात उद्योग है इसका सकल घरेलू उत्पाद जिसको जीडीपी बोला जाता है उसमें 2% योगदान भी होता है। अगला जो उद्योग है वो है सीमेंट उद्योग। तो सीमेंट उद्योग की बात करते हैं तो 19वीं शताब्दी की शुरुआत में सीमेंट का आविष्कार किया गया जो कि एक पोर्टलैंड नामक व्यक्ति ने किया, इसलिए इसे पोर्टलैंड सीमेंट भी कहा जाता है। भारत में जो सीमेंट बनाया जाता है उसमें चूना पत्थर शामिल होता है, कोयला शामिल होता है और जिप्सम शामिल होता है। अब हम राजस्थान की सीमेंट की बात करें तो राजस्थान में जो सीमेंट का उद्योग का कारखाना स्थापित किया गया था वो लाखेरी में 1916 में स्थापित किया गया पहला कारखाना। और पूरे भारत की हम बात करें तो भारत में जो पहला कारखाना स्थापित किया गया था वो 1912-13 में पोरबंदर गुजरात में स्थापित किया गया था। तो राजस्थान में जो इसके कारखाने मिलेंगे वो मिलेंगे बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में। राजस्थान में जो सीमेंट उत्पादित होता है उसमें 90% तो पोर्टलैंड सीमेंट होता है और 10% सफ़ेद सीमेंट भी होता है। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट के 2 कारखाने हैं, एक गोटन नागौर में और एक खरिया खंगार जोधपुर में। राजस्थान में कई बड़ी बड़ी कंपनियां भी स्थापित हैं सीमेंट की, जैसे जेके सीमेंट है, जेके लक्ष्मी सीमेंट है, मंगलम सीमेंट है, बिनानी सीमेंट है आदि। चित्तौड़गढ़ को सीमेंट की नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 6 बड़ी इकाइयाँ सीमेंट की स्थापित हैं। पूरे राजस्थान में करीब 140 के आसपास छोटी बड़ी इकाइयाँ सीमेंट की स्थापित हैं। अगला जो चैप्टर है 12वां लेसन है वो है जनसंख्या। इस पाठ में से भी एक प्रश्न 2 अंक का होता है जो कि लघुरात्मक प्रकार का आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनसंख्या की। तो जनसंख्या की जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि एक निश्चित स्थान में एक निश्चित समय में रहने वाले जो लोगों की संख्या होती है उसे जनसंख्या कहते हैं। भारत की अगर जनसंख्या की बात करें तो भारत दुनिया में जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहला जो स्थान है वो स्थान है चीन का। सबसे पहला चीन दुनिया का सबसे बड़ा देश जनसंख्या के हिसाब से, दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे नंबर पर ब्राज़ील और 5वें नंबर पर इंडोनेशिया। भारत की जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या थी वो 1,21,91,93,422 थी। भारत की जो जनसंख्या है वो दुनिया की कुल जनसंख्या के 17.3% है। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है भारत का जो सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के हिसाब से है वो उत्तर प्रदेश है, जिसकी जनसंख्या 19.95 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार थी।
उसके बाद हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि की। तो किसी विशेष समय अंतराल में, अर्थात 10 वर्ष भी हो सकती है, 1 वर्ष भी हो सकती है, तो किसी विशेष अंतराल में किसी स्थान विशेष की जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है, चाहे वो वृद्धि हो या कमी हो, उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जैसे कि जनसंख्या वृद्धि दर निकालने के लिए किसी विशेष वर्ष में जो मूल जनसंख्या में जो व्यक्तियों की वृद्धि होती है उसे वृद्धि दर कहा जाता है। मान लीजिए किसी वर्ष में प्रति 100 व्यक्तियों पर 4% या 4 लोगों की वृद्धि होती है, तो उस क्षेत्र की जो वृद्धि दर है वो 4% कहलाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो जनसंख्या वृद्धि के 3 कारण हैं, या परिवर्तन के 3 कारण हैं। सबसे पहला जो कारण है वो जन्म दर है, दूसरा जो कारण है वो मृत्यु दर है, और तीसरा जो कारण है वो प्रवास है। सबसे पहले हम जन्म दर की बात करते हैं। तो प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की जो संख्या है वो जन्म दर कहलाती है, और प्रति 1000 बच्चों पर या प्रति 1000 व्यक्तियों पर जितने बच्चे मरते हैं या व्यक्ति मरते हैं वो जो कहलाती है वो मृत्यु दर कहलाती है। उसके बाद तीसरा जो घटक है वो होता है प्रवास। प्रवास का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान किसी रोजगार के कारण या शिक्षा के कारण बस जाना, वो कहलाता है प्रवास। तो इन तीनों घटकों के कारण जनसंख्या में वृद्धि होती है, या फिर जनसंख्या में परिवर्तन होता है, या फिर कमी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की जो संख्या है वो कहलाती है जनसंख्या घनत्व। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। राजस्थान की हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो जो जनसंख्या घनत्व है वो 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। उसके बाद हम बात करते हैं लिंगानुपात की। तो लिंगानुपात की जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है, किसी विशेष भौगोलिक स्थान में प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है वो कहलाती है लिंगानुपात। उसके बाद हम बात करते हैं साक्षरता दर की। तो साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है और वो किसी भाषा में पढ़ना या लिखना समझ सकता है तो उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जा सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है वो 73% थी। भारत का जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य या जो सर्वाधिक साक्षर राज्य है वो केरल है, जहाँ की साक्षरता दर लगभग 94% है। उसके बाद हम बात करते हैं नगरीकरण की। नगरीकरण का अर्थ होता है गाँवों से जनसंख्या का रोजगार या शिक्षा या अन्य उद्देश्यों के लिए शहरों की ओर पलायन करना, वो कहलाता है नगरीकरण। अगला जो लेसन है, लेसन नंबर 13, वो है परिवहन एवं संचार। तो सबसे पहले हम इस पाठ में से जो प्रश्न आएंगे वो एक छोटा प्रश्न 1 नंबर और एक छोटा प्रश्न जो लघुरात्मक प्रकार का होगा वो 2 अंक का होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिवहन के बारे में। तो परिवहन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे स्थल परिवहन की। स्थल परिवहन में जो सबसे पहला परिवहन आता है वो आता है सड़क परिवहन। उसके बाद दूसरा जो परिवहन आता है वो आता है रेल परिवहन। तीसरा जो परिवहन होता है वो होता है पाइपलाइन परिवहन। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं सड़क परिवहन की। सड़क परिवहन एक कम खर्चीला परिवहन होता है। इसमें छोटी छोटी जगहों पर या ढाल वाली जगहों पर भी इसी परिवहन से आसानी से परिवहन किया जा सकता है। इसके अंतर्गत एक स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग बनाया गया है जिससे भारत के चारों महानगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, चारों महानगरों को 6 लाइन के द्वारा आपस में जोड़ा गया है। इसके 2 गलियारे बनाए गए हैं इस राजमार्ग के लिए। इस महाचतुर्भुज राजमार्ग के लिए 2 गलियारे बनाए गए हैं। एक बनाया गया है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, और दूसरा जो गलियारा बनाया गया है वो बनाया गया है पोरबंदर से सिलचर आसाम तक। उसके बाद हम दूसरा जो परिवहन है वो है रेल परिवहन। रेल परिवहन की जो शुरुआत हुई है भारत में वो 16 अप्रैल 1853 को हुई है, जब मुंबई से ठाणे के बीच में जो पहली रेल चलाई गई थी। तब 1951 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। भारत की जो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन थी, विद्युत जो रेल थी, वो डेक्कन क्वीन थी, जिसको 1929 में चलाया गया था। 1992 में एक प्रोजेक्ट लागू किया गया है रेल परिवहन के लिए, जिसे यूनिगेज प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। इस प्रोजेक्ट के तहत
भारत में जो भी छोटी लाइनें हैं उनको परिवर्तित करके बड़ी लाइनों में परिवर्तित किया जा रहा है। भारत में 3 प्रकार की लाइनें प्रचलित हैं, मीटर गेज, ब्रॉड गेज और नैरो गेज। उसके बाद स्थल परिवहन में हम एक परिवहन की ओर बात करते हैं, वो है पाइपलाइन परिवहन। ये तुलनात्मक रूप से एक नया परिवहन है। इसका उपयोग शुरुआत में पेयजल या पानी के लिए उपयोग में लिया जाता था। बड़े बड़े शहरों के लिए पाइपलाइनें डाली जाती थी और पेयजल के लिए पानी पीने के लिए जो जल होता है उसको उपयोग में लिया जाता था इन पाइपलाइन परिवहन के द्वारा। लेकिन वर्तमान में इसका उपयोग सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम जो पदार्थ हैं उनको रिफाइनरी या उर्वरक कारखानों तक भेजने के लिए किया जाता है। जैसे जो रिफाइनरी मथुरा, पानीपत, बैरौनी आदि में स्थित है, वहाँ पर इनके द्वारा पाइपलाइन परिवहन के द्वारा उत्पादों को, जो पेट्रोलियम उत्पाद है उनको भेजा जाता है। पाइपलाइन परिवहन एक सस्ता और सुगम परिवहन है पेट्रोलियम पदार्थों के लिए। उसके बाद हम दूसरा जो परिवहन है वो है वायु परिवहन। वायु परिवहन के बारे में बात करते हैं तो भारत में जो वायु परिवहन की सेवा की जो शुरुआत हुई है वो 1911 में हुई है। 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। उसके बाद भारत में जो वायु परिवहन की जो सेवाएं हैं वो विभिन्न कंपनियों के द्वारा चलाई जा रही हैं, जैसे इंडियन एयरलाइंस है, एयर इंडिया है। उसके अलावा कई प्राइवेट कंपनियां भी चलन में हैं, जैसे किंगफिशर एयरलाइंस है, जेट एयरवेज है आदि। उसके अलावा एक पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड और चलाई जा रही है, एक सेवा चलाई जा रही है जिसके द्वारा दुर्गम स्थानों पर हेलीकॉप्टर उपलब्ध करवाए जाते हैं। भारत में 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। मुंबई, जिन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। एक चेन्नई में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसे मीनामकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। एक कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। और चौथा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो दिल्ली में स्थित है, जिन्हें इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं जल परिवहन की। तो जल परिवहन में भारत में कई समुद्री बंदरगाह बनाए गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो समुद्री बंदरगाह है वो राजस्थान के समीपवर्ती अर्थात गुजरात राज्य में स्थित है। उसका नाम है कांदला बंदरगाह। ये राजस्थान के समीपवर्ती है और यहाँ से राजस्थान के लिए जो समुद्र के द्वारा जो व्यापार होता है वो सबसे ज़्यादा इसी बंदरगाह से होता है। उसके बाद दूसरा जो बंदरगाह है वो मुंबई बंदरगाह है। तीसरा जो बंदरगाह स्थित है वो स्थित है मार्मागांव, जो कि गोवा में स्थित है। चौथा जो बंदरगाह है वो है न्यू मंगलोर पत्तन, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। उसके बाद केरल में 2 बंदरगाह स्थित हैं, एक तिरुवनंतपुरम और एक कोचीन। उसके बाद तमिलनाडु में हम बात करते हैं तो तमिलनाडु में 2 बंदरगाह, चेन्नई और तूतीकोरन। उसके बाद आंध्र प्रदेश में जो बंदरगाह स्थित है वो है विशाखापट्टनम। उसके बाद उड़ीसा में जो बंदरगाह स्थापित है वो है पारादीप। और पश्चिमी बंगाल में 2 बंदरगाह स्थापित किए गए हैं। सबसे पहला जो बंदरगाह स्थापित हुआ था वो कलकत्ता था और दूसरा उस बंदरगाह पर भार कम करने के लिए स्थापित किया गया है जिसका नाम हल्दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं संचार सेवाओं की। तो संचार सेवाओं में जो सबसे पहला जो संचार का साधन है वो है इंटरनेट। इंटरनेट की जो शुरुआत की गई है वो 1969 में की गई थी। 1972 में इंटरनेट की एक सुविधा ईमेल की शुरुआत की गई, जिसके द्वारा ईमेल के द्वारा सैकड़ों व्यक्तियों को एक साथ संदेश भेजा जा सकता है। और इंटरनेट के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके एक साथ कई व्यक्ति आपस में बैठकर बात भी कर सकते हैं। दूसरा जो संचार का जो साधन है वो है टेलीफोन। टेलीफोन का जो आविष्कार किया था वो ग्राहम बेल ने किया था। और टेलीफोन के द्वारा टेलीफोन में जो ISD और STD जो सेवाएं आई हैं उसके बाद विदेश में बैठे व्यक्ति से आपस में बातें की जा सकती हैं। तीसरी जो सुविधा है संचार के साधनों में वो है मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन एक ऐसी सुविधा होती है जिसके द्वारा हम कहीं भी चलते फिरते या बाहर जाकर बात कर सकते हैं। मोबाइल की तकनीक के द्वारा मोबाइल में भी कई तकनीकें आ चुकी हैं, 2G, 3G, 4G, वीडियो कॉलिंग आदि की सुविधा भी मिलती है।